नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको आज से हम एक लाइव क्लास की व्यवस्था की है। और उस व्यवस्था के अनुरूप अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं रेगुलरली, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि अब हमें ये चीज़ें सारी रेगुलरिटीज के साथ पढ़नी है, मतलब चीज़ों को सही रूप में और डेली पढ़ना है। दूसरी बात, हमारे यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकते हैं। आप चैट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। अगर किसी कारणवश अभी नहीं कर पाया पढ़ाते वक्त, तो मैं जैसे ही अपना लाइव सेशन ओवर होगा उसके बाद आपको ज़रूर वहाँ पर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। लास्ट वीडियो हमने लास्ट जो लेक्चर थे 6 लेक्चर हमने पूरे कर लिए हैं आपके। हमारा ये 7वां लेक्चर है जो लाइव है, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज गाउस के नियम को। किसको डिस्कस करेंगे? गाउस के नियम को। कि गाउस का नियम, अब यहाँ पे गाउस का नियम क्या होता है ये देखना है। जैसे गाउस का नियम देखने के लिए हमारे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के संबंध कोई पर्टिकुलर हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये भाग ले लिया, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर संबंध, किसी भाग से संबंध विद्युत फ्लक्स, उस भाग में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। मैं फिर से कह दूं, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भाग से संबद्ध, मतलब संबंध जुड़ा होना, संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस भाग में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या? समेशन Q/ε0। ये क्या है? हमारा गाउस का नियम है। अब लिखते हैं हम गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछ लेते हैं वो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो ये है कि अगर आवेश 0 हो जाता है, अगर हम आवेश को 0 कर देंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पृष्ठ से बाहर कोई भी बिंदु या कोई आवेश या कोई दूसरा पृष्ठ वहां पे उपस्थित है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स है उस पर इस फ्लक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस पर ये अप्रभावित रहेगा। तीसरी जो बिंदु है, मतलब कि अन्य आवेश के कारण, अन्य क्षेत्र के कारण संबंध भाग का फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, और हम अगले पॉइंट की बात करें तो आप यहां से ये समझ जाना, इस फ्लक्स से जब बाहर निकलोगे तो आप लोगे पॉजिटिव, और अंदर जाओगे तो आप क्या लोगे? नेगेटिव। तो अगर आप बाहर निकल रहे हो तो है पॉजिटिव, आप अंदर जा रहे हो तो क्या है? नेगेटिव। और हमारे अगर हम बात करें, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम चौथे पॉइंट के लिए बात करें तो चौथे पॉइंट हम इस गाउस के नियम से ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर होता है? आवेश पर निर्भर होता है। इसका मतलब फ्लक्स किस पर निर्भर है? यहाँ पे आवेश पर। अगर आवेश अधिक, ज्यादा, कम होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी उधर। ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट इस नोट्स अभी जैसे नहीं बना पा रहे हैं, उनके प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो पूरे नहीं हुए हैं, तो आप इस वीडियो को में दोबारा मिल जाएगा आपको, ये लेक्चर मतलब ऑफलाइन मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़कर भी अपने नोट्स बना सकते हो। अभी आप ध्यान से सुनो क्या कहना, मतलब क्या है। अगर एक वीडियो को 2 बार देखते हैं या 3 बार देखते हैं तो वो चीजें हमारी अच्छे से क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो वो चीजें, जो छूटी हुई चीजें वो आ जाती है, और तीसरी चौथी बार जब हम उसका रिवीजन करते हैं तो चीजें हमारी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उस कंडीशन में अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली मेरे को मैसेज कर सकते हो। और हमारा फेसबुक पेज भी है कैरियर कोचिंग लाइन नाम से, वहां जाके आप उसको लाइक कर वहां पर जो स्टेटस है या उसमें मैसेज कर सकते हो, तो वो मैसेज भी मैं रीड करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगे आपके। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर फेसबुक पेज का भी और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। बाकी आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंपोर्टेंट पॉइंट्स गाउस के नियम को, वो हमारे खत्म होते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गाउस के नियम की उत्पत्ति। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो हम यहाँ से अगला टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है वो है गाउस नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से।
तो कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो हम यहाँ पे किसकी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं? गाउस के नियम की। किससे? कूलाम के नियम से। तो मान लीजिए हमारा कोई इस तरीके से गोला है, ये ध्यान रखना, ये पूरा पृष्ठ है, मतलब पूरा गोला होता है। गाउसियन सरफेस, मतलब गाउसियन सरफेस यहाँ पे पढ़े अपने, ना पढ़ा तो गाउसियन सतह होती है। गाउसियन सतह होती है उस भाग में जो अपन ने पढ़ाया था ना अभी, यहाँ पे इस तरीके से बनाया था। यहाँ पर भी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि इस तरीके से कोई विद्युत क्षेत्र होती है, उसमें ये बन जाता है। इसको बोलते हैं गाउसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गाउसियन सतह, गाउसियन सतह, गाउसियन पृष्ठ बोल सकते हो आप, गाउसियन पृष्ठ। तो ये गाउसियन पृष्ठ है। अब ये गाउसियन पृष्ठ चारों तरफ होता है, मतलब गोले के समान होता है। तो इस गाउसियन पृष्ठ पर इसके जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। यहाँ से छोटे से भाग को हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं। इस छोटे से भाग में जो ds है उसकी डायरेक्शन भी ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो एंगल है वो डी ओम है, मतलब इसका जो कोण है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी हुई है हमने, फ्लक्स पढ़ो ना। हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है भाई? फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस, ये हमने पढ़ा हुआ है। डॉट अभी जस्ट हमारे छठे लेक्चर में हमने स्टडी किया था। यहाँ पे अगर इनको हटाते हैं तो ये भी हो सकता है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए डी एस कॉस थीटा। अब कह रहे हो सही कॉस थीटा के साथ है, डॉट हटाना यहाँ से, वेक्टर डॉट हटेगा तो क्या जाएगा? कॉस थीटा जाएगा, ठीक है। अब हम इस कॉस थीटा में एंगल कितना है दोनों के बीच में? यहाँ पर ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के मध्य जो एंगल है ना भाई, वो क्या है? 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपन पुट करें तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस। cos 0 की वैल्यू भाई 1 होती है। मैं डायरेक्ट रखूँ, चाहे cos 0 लिख दो भाई। हो सकता है कि आप लोग कहो कि सर ऐसा तो हम नहीं करा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं समझते भी चीज़ों को, थोड़ा सीख रहे हैं। तो फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस हो जाता है। अब भाई ई का भी अपन जानते हैं क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, फाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी एस हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और क्लोज इंटीग्रल डी एस एस। अब जो ये क्लोज इंटीग्रल डी एस होता है ना भाई, इसको पहचानना, यहाँ ध्यान सुनना इस बात को कि सर ये क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमने पढ़ा यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल डी एस और एस किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? हमारा जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल होता है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, तो फाई इक्वल्स टू क्यू और के की वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। और यहाँ पे के की वैल्यू रख दी, क्यू रख दिया और 4 पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बुक्स में दूसरे तरीके से भी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि डी ओम की रिलेशन होती है कि डी एस अपॉन आर स्क्वायर होता है, मतलब डी एस अपॉन आर स्क्वायर हम क्या बोलते हैं? डी ओम। वो डी ओम इक्वल्स टू हम रख देंगे वहाँ पे 4 पाई। वो अलग से रख सकते हो आप, बुक में दिया हुआ है, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा ये क्या होता है? गाउस का नियम। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? हेंस प्रूव्ड, मतलब कि उत्पत्ति इति सिद्धम, कि ये सिद्ध हो गया कि हमने ये करना था यहाँ पे सिद्ध, जो आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसकी ओर बढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। उन अनुप्रयोग की हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा, वैसे आपकी बुक में नहीं है पर इसके अंदर है कि गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। अब देखो, गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। तो इसी कैसे करेंगे भाई? देखो, फाई इक्वल्स टू क्या होता है? बोलो यार, वापस लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू ई एस और डी एस। एडीएस कॉस थीटा 0 कर दिया मैंने डायरेक्टली, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एस डी एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। और फाई की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है गाउस के नियम से? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो हमारा आगे जो टॉपिक बनेगा वो बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई 4 पाई
आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम बात करें तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एफ जानते हैं क्या होती है, क्यू नॉट ई होता है भाई। तो एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अपन के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारा कूलाम का नियम होता है। तो गाउस के नियम की भी कूलाम के नियम से हमने उत्पत्ति को स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है अनुप्रयोग। किसके, कूलाम के नियम के अनुप्रयोग। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गाउस के नियम, कूलाम के नियम के अनुप्रयोग। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला अनुप्रयोग है हमारा, जो पहला अनुप्रयोग है उसके लिए देखो, उसके लिए देखने के लिए हम सिंप्लीफाई कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो ये होंगी कि के क्यू मतलब कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, हम इस अनुप्रयोग की बात करेंगे। तो अनुप्रयोग पहला है हमारा, किसी मतलब कि अनंत लंबाई है, मैं पढ़ दूं उसको, लिखा हुआ है अनंत रेखीय आवेश के कारण, किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अनंत रेखीय आवेश के कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तो पहला हमारा सबसे पहले देखो, ये कोई अनंत आवेश है, अनंत आवेश मतलब अनंत कोई लंबाई की कोई वायर है, कोई तार है, और इस पर मान लीजिए कोई धनात्मक आवेश उपस्थित है। कौन सा आवेश उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। और धनात्मक आवेश से तो सबसे पहले इसकी गाउसियन सरफेस, हम गाउसियन पृष्ठ इसकी कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका गाउसियन पृष्ठ कंसीडर कर लिया हमने, और गाउसियन पृष्ठ कंसीडर करने के बाद हम इसके तीनों भागों पर, मान लीजिए इसको बोल दिया मैंने S1 सतह, दूसरा हो गया हमारा S2 सतह, और तीसरे की हम बात करें तो ये हो गया हमारा S3 सतह। कौन सा हो गया, S3। ठीक है, अब हम सबसे पहले तीनों पर निकालते हैं, मतलब हमें कुल आवेश, कुल मतलब फ्लक्स निकालना है। तो अपन कुल फ्लक्स निकालना है तो सबके लिए निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इस फ्लक्स के लिए, इस पृष्ठ, इसके लिए हम बात करें यहाँ पर, तो इस पृष्ठ के लिए तो यहाँ पर E वेक्टर भी यही है और DS वेक्टर भी यही है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस दिशा में है, और DS हमारा जो है वो इस दिशा में है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और हम इसके लिए बात करें यहाँ पर, तो इसका जो DS है वो तो इस दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और इसके बीच में कितना है, 90। अगर विद्युत क्षेत्र इधर भी है तो भी 90 बनेगा, इधर भी है तो भी 90 बनेगा। और ये जो कहते हैं ना, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर मतलब कि एक बेलनाकार है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया। तो इस भाग को हम निकालते हैं, तो ये तो हो गया हमारा S1, इसको बोल दिया S2, इसको बोल दिया S3। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पर अब कह सकते हैं गाउसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, कुल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। किससे संबंध, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों हो जाएंगे, मतलब φ1 हो जाएगा, φ2 हो जाएगा और φ3 हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे तीनों निकाल सकते हैं। φ1 के लिए बात करें तो S1 EDS cos थीटा, φ2 के लिए बात करें EDS cos थीटा S2, और 3 के लिए बात करें EDS cos थीटा और S3। अब देखो यहाँ पे 4S1 मतलब कि S1 के लिए थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0। S2 के लिए थीटा इक्वल्स टू, बोलो भाई, S2 के लिए 90, S3 के लिए भी क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, अब रखो वैल्यूज, रखो इसके अंदर, बस आंसर आ जाएगा वैल्यूज रखने के बाद। तो हमारा है फाई इक्वल्स टू S EDS
कोस 0 प्लस EDS कोस 90 प्लस EDS कोस 90 S3 S2। तो 90 ये तो 0 ये भी 0, तो दोनों 0 हो गए, ये बचता है भाई S EDS ADS कोस 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो S बचा यहाँ पे S1, बाकी प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आपको समझ तो आ ही गया ये कि 0 होता है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, तो फाई इक्वल्स टू क्या बच गया हमारे पास E S और DS। अब बेलनाकार है ये, तो इसकी जो लेंथ है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो L है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है R, मतलब कि इसकी त्रिज्या तो R है और लेंथ क्या है L। तो इसका जो परिधि है, मतलब एक तरह से गाउसियन पृष्ठ जो होता है बेलनाकार होता है, उसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है 2πRL, मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2πRL होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका ds s इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 2πRL हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो और यहाँ गाउस के नियम का उपयोग कर दो, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E और 2πRL। सिंपल सा है भाई, हो गया 2πRL। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्षेत्र आ गया E Q की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, Q इक्वल्स टू क्या होता है लैम्बडा L, पढ़ा है ना अपन ने Q अपॉन L, किसमें रेखीय आवेश वितरण में, किसमें स्टडी किया है रेखीय आवेश वितरण में। तो वैल्यूज पुट कर दो, इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2πRL और E। मैं आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, हम बात कर रहे थे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2πRL E 2πRL। अब तो यहाँ से E निकालना है हमें, तो E इक्वल्स टू, अब 2πRL नहीं चला गया तो लैम्बडा L अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R और L है ना, तो L से L कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब जो बचता है वो बचता है E इक्वल्स टू, देखो लैम्बडा बचता है और 2 बचता है, तो अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 लैम्बडा नीचे हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोल सकते हैं K बोल सकते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा 2K लैम्बडा, 2 भाई K इसमें गया और अपॉन R, ये आ जाएगा अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर इसको सदिश में लिखते हैं तो E सदिश इक्वल्स टू 2K लैम्बडा अपॉन R वेक्टर, और यहाँ पर जाएगा R कैप। ये क्या आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण अनंत आवेशित कोई तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हमारा जो इसमें अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक से पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करें कि भाई सर इसमें ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ को अगर हम समझने के लिए कोशिश करें तो ग्राफ को समझना है यहाँ ध्यान से कैसे बनता है। हमारी क्वेश्चन आई है E इक्वल्स टू 2K लैम्बडा अपॉन R, 2K लैम्बडा अपॉन क्या होती है R होती है ना। तो यहाँ पे ये सारा क्या है कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, तो यहाँ E और R के बीच में एक रिलेशन बन सकता है और वो रिलेशन होगा ये वाला E और R। तो यहाँ बोल सकते हो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, ठीक है। ये आपका ग्राफ जनरेट होता है। अब हमारा जो सेकंड मतलब की एप्लीकेशन है, हम उस सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो वो है आप किसी कोई आवेशित अचालक वस्तु है, मतलब कि आवेशित है लेकिन अचालक वस्तु है, तो उसके लिए अगर हम बात करें कि आवेशित तो किसी अनंत रेखीय, बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी उसमें, देखो जो हमारा सेकंड है मतलब कि दूसरा है, उसके लिए बात करें तो किसी आवेशित अचालक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो। अब हमारे पास ये कोई शीट है, इसको यहाँ पर सतह बोला गया है, ठीक है। इस शीट पर कौन सा आवेशित है लेकिन अचालक है, तो यहाँ पर जो आवेश होगा उसका स्थानांतरण नहीं होगा, मतलब जो जहाँ है वहीं के वहीं रहेगा। अब हमने इस छोटे से भाग के इसका एक पॉइंट यहाँ लिया है और एक पॉइंट यहाँ लिया है, वहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है इसका
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। अब यहाँ पे हमारे दो बिंदु इसके बाहर हैं, उन्हीं पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर तो हो गया ई वेक्टर और ds वेक्टर भी दिशा यही आ गई, और हमारी ये तो हो गई S1, जो ये वाली है S1 हो गई, और ये हो गई आपकी S2, और ये हो गई S3। S3 के लिए बात करें तो ई वेक्टर यही हो गया, और ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी इसी दिशा में हो गई। और S2 के लिए हम बात करें तो यहाँ पर E की दिशा तो ये हो रही है और ds की दिशा ये हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कितना कोण है 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और यहाँ कितना 0, यहाँ 0 और यहाँ कितना है 90। तो लिखेंगे हम कुल फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स यहाँ पे हमें निकालना है, किससे संबंध, गाउसियन सरफेस से। तो फाई इक्वल्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 निकालने के लिए भाई कोशिश करो S1 EDS cos थीटा प्लस, अगर हम इसको निकाले अब सेकंड के लिए तो EDS cos थीटा, ये कौन सी होगी S2, और S3 के लिए निकालो ऐसे ही S3 EDS cos थीटा, ठीक है भाई। अब देखो इसके लिए थीटा कितना है, S1 के लिए देखो S1 ये रहा, यहाँ पे दोनों E और S दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। इसके लिए देखो यहाँ पे S2 के लिए ये दोनों, ये S2 सरफेस है, मतलब पूरी सरफेस है, तो यहाँ पे देखो 90 है, S2 के लिए कितना आ गया 90, और S3 के लिए कितना आ गया 0, तो थीटा इक्वल्स टू इसके लिए भी आ जाएगा 0। दोनों की वैल्यूज पुट करके, और यहाँ पर सिंप्लीफाई आंसर निकालना है अपने। कैसे निकालना है, फाई इक्वल्स टू, अगर हम इसके लिए 0 एंगल बात करें तो E में स्टेप बड़ा घटा रहा हूँ एक, है ना, और ds 0 हो गया, प्लस ये 0 हो गया दूसरा, और तीसरे के लिए हम बात करें तो निकाल लो E S और ds, ठीक है। यहाँ 1 हो गया तो ये 0, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आप गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू क्या रख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपन अगर इसको रखें तो हो गया 2ES, मतलब कि S ये सरफेस जो है यहाँ पे लिख दूंगा मैं S1 ds इक्वल्स टू S और S2 ds इक्वल्स टू S, दोनों एक जैसे, तो 2ES हो गया। अब Q की वैल्यू क्या होती है सिग्मा S, तो वैल्यू रख दो भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और S इक्वल्स टू 2ES, तो S से S कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या बचता है भाई नीचे चला जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, एक अचानक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, है ना। तो अब आज इसी चैप्टर में बस हम सिर्फ इतना तक स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर अगर इसको सदिश में लिखना है तो यहाँ पे आर कैप लगा देना, ठीक है। और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, जो हमारे अगले लेक्चर्स हैं वो भी आपको लाइव मिलेंगे। अपना लाइव टाइमिंग का पता ही, अपने का 7 PM पे हम लाइव होते हैं, और करीबन 30 से 40 मिनट का जो भी टाइम होता है, हम टॉपिक वाइज, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे होते हैं, और वहाँ पर। और अपने सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो भी आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, और जो भी आपके 12th क्लास में आने वाले हैं या आ चुके हैं, उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हमारे लाइव क्लास होती है, और लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।